Hello my dear students and learners. Today I am going to start second chapter of Indian economics, that is 5-year plan, goals and achievement. And the topic of this chapters are: what is economic planning, need for economic planning in India, types of planning. There are two types of planning. First one is the directive planning and the other one is comprehensive planning. What are the type of economies? That is the capitalist economy, the socialist economy and the mixed economies. Now, what are the two type of goals of India for the planning? Of course, first one is the long term planning and the second is short term goal of planning in India. Now, the next topic is feature of Indian economic policy pursued under planning till 1991, and the next topic is success of planning, and the last one is the failure of planning in India. So these are the topic that we are going to discuss in this chapter. So without wasting time, let's just start our chapter now. So let's start the first topic of our chapter, that is what is economic planning now. So इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है और इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है और हम क्यों करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेट अप a target and specify a set of programs and policy to achieve those target within the specified period of time. ओके, सो इट मीन्स दैट इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि ये वो सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी सेट करती है कुछ टारगेट्स को और कुछ प्रोग्राम को या कुछ पॉलिसीज़ को, ताकि उन टारगेट्स को अचीव कराया जा सके हमारी गवर्नमेंट द्वारा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक, तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली में है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग में ये होता है कि हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट ने बनाया है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन जो ऑफ इंडिया कुछ अपने लिए टारगेट सेट करेगी जिसमें कुछ प्रोग्राम्स होंगे और कुछ पॉलिसीज़ होंगे। तो उन प्रोग्राम्स को, उन पॉलिसीज़ को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कोशिश करेगी कि किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में उन सारे प्लानिंग और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके और उससे पर्टिकुलर जो रिज़ल्ट है उसको अचीव किया जा सके। तो यही है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री के पास जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और सोशल वेलफेयर अचीव्ड हो और मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ हो। तो ये हमारा क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग थी। ओके, in India, the idea of economic planning became a reality with a setting up of Planning Commission in 1950 under the chairmanship of Professor P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis ये जो नाम है ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नेम है, जिन्होंने पहली जो प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी इंडिया में, ये उसके चेयरमैन थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो नाम था वो चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। अब जो नीति आयोग है वो इस प्रकार की सारी पॉलिसी को एक्सेलरेट कराएगी। मीन्स टू से दैट कि अभी तक जो काम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया किया करता था, अब वो काम सारा किसके अध्यक्षता में होगा, नीति आयोग के अध्यक्षता में होगा। इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है उसकी जो रफ्तार है उसको बढ़ाने का काम नीति आयोग के सुपुर्द कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग की क्या आवश्यकता है। सो व्हेन ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था, सो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी। मीन्स टू से कोई ग्रोथ नहीं थी यहाँ पर। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और आउटपुट बहुत ज़्यादा कम था। तो जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए
ज़रूरत थी हमें इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, प्रोडक्शन होता, और प्रोडक्शन होने से क्या होता है, प्रोडक्शन होने से जीडीपी बढ़ती है हमारी। तो हमें ज़रूरत थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। सो अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है इन्वेस्टमेंट को तो इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ होती है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी हम अचीव कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता थी। Now we know that we need to do the economic planning. Okay, so now also we need to know that what is the need of planning. We have already discussed why we are doing the economic planning. Now we need to find out that what type of planning we want to do, किस प्रकार की planning हमें करनी चाहिए. So there are two type of planning on the basis of economy. First one is the directive planning and the other one is comprehensive planning. So now let's just discuss what is the directive planning now. डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है? तो डायरेक्टिव प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो प्लानिंग है वो डायरेक्टली मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज करती है। इस सिस्टम में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी मार्केट है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव करे। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि सप्लाई इतनी ज़्यादा हो कि वो डिमांड को मैच ना कर पाए, और डिमांड कहीं इतनी ज़्यादा ना हो कि हमारी इकोनॉमी में उतनी सप्लाई ना हो पाए। तो इट मीन्स वी कैन से दैट जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। सो इट इज़ लाइक अ डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें क्या है कि जो डायरेक्शन दिया जाता है वो सब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिया जाता है। इसमें जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो डायरेक्टिव प्लानिंग की एक पहचान है। इसमें नेशनल जो इंटरेस्ट है वो सफ़र होता है, किसके लिए, इंडिविजुअल गेन के लिए, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल गेन को मैक्सिमाइज़ किया जाता है। इट मीन्स टू से दैट इन द मार्केट प्रोडक्शन जो होगा वो इसलिए होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमाइज़ करे प्रॉफिट को, ना कि सोसाइटी का विकास हो। यानी कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। इस प्रकार की जो प्लानिंग होती है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। नाउ लेट्स डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। So it is a system in which government herself participate in the process of growth and development. So इससे पहले जो हमने प्रीवियस प्लानिंग उसके बारे में पढ़ा था उसमें हमने ये बताया था कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इन केस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हर सेल्फ पार्टिसिपेट, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में। इट मीन्स दैट इन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग गवर्नमेंट हैव मेन रोल। इन द केस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग it is mostly pursued or it is mostly followed in socialist economies as well as mixed economy. In case of mixed economies like in India where both the sector, that is the private sector and public sector work together, ये एक साथ काम करते हैं। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें गवर्नमेंट का मेन रोल होता है ना। इस प्रकार की जो प्लानिंग है वो सोशलिस्ट इकनॉमी में यूज़ की जाती है। मिक्स्ड इकनॉमी की अगर मैं बात करूं, जैसे इंडिया उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ मिलके वर्क करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज़ यूजिंग इन इंडिया। एंड एज फार एज द सोशलिस्ट इकनॉमी इज़ कंसर्न एंड द कैपिटलिस्ट इकनॉमी एंड मिक्स्ड इकनॉमी, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इकनॉमी, ये अब हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ इकनॉमीज।
So there are three type of economies. First one is the capitalist economy, second one socialist economy, and third one is mixed economy. So सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में. So capitalist economy is defined as one in which means of production is owned by individual and the individual are free to take economic decision as guided by the principle of profit maximization. Okay, so for example, if we are talking about capitalist economy, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन रोल प्ले करता है वो है इंडिविजुअल्स का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का. इट मीन्स दोज हु हैव द मनी टू डू द प्रोडक्शन, जिनके पास पैसा है प्रोडक्शन करने के लिए. इंडिविजुअल्स का रोल इसमें मेन रोल है. इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें हर व्यक्ति प्रॉफिट को कमाने के बारे में सोचता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो कैसे अर्न कर सकता है. और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा. इट मीन्स इंडिविजुअल पर्सन विल टेक दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन. हर प्रकार के इकोनॉमिक डिसीजन, कितना प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, इस प्रकार के जो डिसीजन है वो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की मदद से लिए जाते हैं. किसके द्वारा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा. तो हम यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर फीचर के अगर मैं बारे में बात करूँ तो पहला फीचर ये है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है इसमें प्रोडक्शन के लिए. इट मीन्स जो प्रोडक्शन होता है वो किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा होता है. जो ओनरशिप होती है मीन्स जो हक होता है मालिकाना किसी प्राइवेट पर्सन का होता है. means of production are used in a manner such that profit are maximized. इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. सो capitalist economy is the economy which does not work for the welfare of people. It work for the profit maximization. So is it clear you now? The advantage of using a capitalist economy in a country is that it accelerate द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है. और डिसएडवांटेज यानी डिमेरिट इसका ये है कि इट डज़ नॉट प्रमोट द सोशल इक्वालिटी. ये सोशल इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता क्योंकि इसमें पुअर का जो वेलफेयर है वो इग्नोर हो जाता है, सोसाइटी का वेलफेयर इग्नोर हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट सोशलिस्ट इकनॉमी. सोशलिस्ट इकनॉमी के बारे में बात करते हैं कि सोशलिस्ट इकनॉमी क्या होती है. इट इज़ अ इकनॉमी in which the ownership of production, means of production and economic decision are strictly taken by the central authority of the government with a view to maximize the social welfare. यानी कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. सोशलिस्ट इकनॉमी एक ऐसी इकनॉमी होती है जिसमें ओनरशिप और इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसकी ओनरशिप प्लस जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं. इसका मेरिट ये है कि इट वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है, लोगों की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए ही वेलफेयर के लिए वर्क करता है इस प्रकार की इकनॉमी. और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो ग्रोथ है, पेस ऑफ ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होती. मतलब ये जो इकनॉमी है वो डेवलप्ड बहुत लंबे समय में हो पाती है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर सोशलिस्ट इकनॉमी है, सो सोशलिस्ट इकनॉमी में जो प्रोडक्शन होगा वो सब पब्लिक कंपनीज़ के द्वारा होगा, यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, सो सोशलिस्ट इकनॉमी की अगर हम बात करें तो हम किसको जोड़ देते हैं? हम देते हैं पब्लिक कंपनियों पे जोर. मतलब पब्लिक कंपनी ही प्रोडक्शन करती हैं. पब्लिक कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट कंपनी मीन्स प्राइवेट सेक्टर. ओके, सो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर वर्क करता है अपना इम्पोर्टेंट. तो यही पहचान है यहाँ पर किसकी? सोशलिस्ट इकनॉमी की. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रेलवे का. रेलवे डूइंग वर्क फॉर द welfare of the society, for the welfare of the people, not for the welfare of profit, not for the maximization of profit. So it means we can say that railway
इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकनॉमी। सोशलिस्ट इकनॉमी में रेलवे का जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा हमें दिखता है। क्यों? कि रेलवे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, वो गवर्नमेंट के लिए वर्क करती है और सोशल वेलफेयर उसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, नाउ it is clear to you, I think so. So let's move to our next topic, that is the mixed economy. Now let me tell you about the mixed economy. So mixed economy is the one where there is a private as well as public entrepreneurship. तो यहाँ पर public और private दोनों की ओनरशिप होती है, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब कंट्रोल होती हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। इट मीन्स दैट प्रोडक्शन डिसीजन आर governed by the government and the private sector also. So in mixed economy we can say that profit maximization is also an objective of mixed economy, as well as welfare of the people is also considered an important object of mixed economy. Now let's discuss about the features of economy. Mixed economy के हम फीचर के बारे में बात करेंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो प्रोडक्शन करने के जितने भी साधन हैं वो या तो प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होते हैं या गवर्नमेंट के। इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, while in public sector social welfare rule is the most important thing. तो इन प्राइवेट सेक्टर जो प्रोडक्शन के डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड लिए जाते हैं, उनसे संबंधित लिए जाते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगा उसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी पब्लिक सेक्टर में, वो सोशल वेलफेयर के लिए ही की जाएंगी, उसका मुख्य उद्देश्य सोशल वेलफेयर होगा। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर both play a significant role in the process of production. So therefore हम मिक्स्ड इकनॉमी में ये कह सकते हैं कि प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो और चैप्टर इज लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो लॉन्ग पीरियड के क्या गोल्स होते हैं और शॉर्ट पीरियड के क्या गोल्स होते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो लॉन्ग पीरियड के गोल हैं आर कॉमन in 5-year plans and are therefore generally studied at common goal of 5-year plans or objective of planning. Short period goal और प्लान स्पेसिफिक आर जनरली स्टडीज एट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के गोल हैं। पहले जो गोल है वो है लॉन्ग पीरियड गोल्स और दूसरे हैं शॉर्ट पीरियड गोल। तो जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं अब उनको कॉमन गोल्स भी कहते हैं, 5-year प्लान, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कहते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं उसको हम प्लान स्पेसिफिक कहते हैं और उसको हम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग पीरियड गोल। सो लॉन्ग पीरियड के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं। सो प्लानिंग इन इंडिया फोकस ऑन द 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स, है ना। 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इंडिया में जब प्लानिंग करते हैं। तो पहला जो हमारा गोल है वो है जीडीपी ग्रोथ। तो पहला जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, उसमें हम ध्यान रखते हैं सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ के बारे में। जीडीपी जैसा कि पता है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं हम उसे। इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जीडीपी का यहाँ पर मतलब इंक्रीज होने का है कि लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी का इंक्रीज होना। सो जीडीपी ग्रोथ से मतलब है लेवल ऑफ आउटपुट का हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होना। इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस का फ्लो इंक्रीज होता है जीडीपी ग्रोथ के इंक्रीज होने की वजह से। अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस का फ्लो इंक्रीज होता है काफ़ी समय तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पता है कि जीडीपी ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान्स में हम हमेशा जीडीपी ग्रोथ को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में रखते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी, एक्चुअली इट इज़ द थर्ड पॉइंट। सो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो मीनिंगफुल है, वो मीनिंगलेस हो जाएगी हमारे लिए अगर उसका बेनिफिट सोसाइटी में सभी लोगों को नहीं मिलता। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है 6 से 12% या 10%, लेकिन उसका जो फ़ायदा है सोसाइटी के कुछ ही लोगों को मिलता है, तो इस प्रकार की जो ग्रोथ है वो इंडिया के लिए मीनिंगलेस होगी। तो इससे संबंधित कुछ ऑब्जर्वेशन हम पढ़ते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है, ग्रोथ का जो काम है, ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर द रिच टेंड टू बी रिचर एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। देखिए, इस प्रकार की ग्रोथ का कोई भी मकसद नहीं होता है, या इस प्रकार की ग्रोथ का कोई भी फ़ायदा नहीं है हमें। अगर ग्रोथ से रिच पर्सन और ज़्यादा रिच हो जाए और पुअर पहले भी स्ट्रगल करता था और अभी भी स्ट्रगल करता रहे, है ना, और इवन फॉर एग्जांपल पुअर पर्सन अपने असेंशियल प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए भी उसके पास अगर मनी नहीं होती है, तो इस प्रकार की ग्रोथ हमारे लिए मीनिंगलेस है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो ग्रोथ से फ़ायदा है वो सोसाइटी के सभी सेक्शनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वलेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है सोशल इक्वालिटी। ठीक, इट मीन्स दैट इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सोसाइटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज के कुछ वर्ग की इनकम ज़्यादा है और कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी इनकम बिल्कुल बहुत कम है। ठीक, सो ये एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव रहता है जब भी हम प्लानिंग करते हैं इंडिया में। फोर्थ पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का इंडिया में, वो है मॉडर्नाइजेशन। इट रेफर्स टू अपडेशन एंड अडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ के प्रोसेस में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते और अपडेशन नहीं करते हम अपनी टेक्नोलॉजी का, तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो इतना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे रिसोर्स का, फुल यूटिलाइजेशन हमारा रिसोर्स का नहीं हो पाएगा। आउटपुट इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर हम रिसोर्सेज को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करते हैं। तो जो मॉडर्न एज है इसको एज ऑफ साइंस और इनोवेशन के नाम से जाना जाता है। साइंस हमें काफ़ी नए तरीके सिखाता है, नए काम करने के। सेम एक ही काम को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं साइंस की मदद से, जिसकी वजह से हम अपना टाइम और एफर्ट बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोडक्टिविटी है वो हम फार्म्स और फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फार्म्स में या फैक्ट्री में न्यू इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ या अच्छी मशीनरी यूज़ करता हूँ, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे मेरा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और कॉस्ट भी फ़ायदेमंद रहेगी मेरी। ठीक है, रिसोर्स का भी बेटर यूटिलाइजेशन कर पाऊँगा मैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, हरित क्रांति जैसे कहते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित था। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने रेवोल्यूशन यानी क्रांति लेके आए थे किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में, जिसमें हमने देखा था कि न्यू प्रोडक्ट को, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया था, और इसी प्रकार से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ किया था। सो modernization in the context of goal of plan in India has a social outlook as well। देखिए, यहाँ पर हमें मॉडर्नाइजेशन सिर्फ मशीन में नहीं लेके आना है, टेक्नोलॉजी में ही नहीं लेके आना है, हमें जो सामाजिक सोच है उसमें भी बदलाव लेके आना है, उसमें भी मॉडर्नाइजेशन हमें करना है।
Conventional wisdom without a valid reason, must give way to modern outlook. It include issues like empowerment of women so that they also participate in the process of production and contribute in the process of economic and social prosperity. देखिए, हम पारंपरिक तौर से अपने जो विश्वास हैं, जो बिलीव्स हैं, है ना, उनसे हमें आगे बढ़ना होगा। हमें चीज़ों के बारे में अगर सोचना है तो उसको थोड़ी स्वतंत्रता के साथ सोचना होगा, है ना, और उसमें लॉजिक लेके आना होगा हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें गर्ल्स एजुकेशन की, वुमेंस एजुकेशन की, तो वुमेंस एजुकेशन को हम बढ़ाते नहीं हैं इंडियन सोसाइटी में, वुमेंस एजुकेशन को हम एनकरेज नहीं करते हैं। तो क्या रीज़न है क्यों एनकरेज नहीं करते हैं? इन विषयों के बारे में हमें सोचना होगा और हमें वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज़ करना होगा, इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा वुमेन एम्पावरमेंट में। क्योंकि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो वुमेन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से आर्थिक और सामाजिक दोनों ही वृद्धि पॉसिबल है, मुमकिन है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भरता। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड असेंशियल गुड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से हमें आत्मनिर्भर बनना है उन चीज़ों के लिए, उन असेंशियल गुड्स के लिए जो जिसकी नॉर्मल रूप से, मतलब कि नॉर्मली हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं, तो उन चीज़ों से हमें आत्मनिर्भर बनना है। मतलब जैसे कि मान के चलिए हमें फूड ग्रेन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हमें अपनी कंट्री में ही करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ सफिशिएंस बनना है। इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का प्रयोग हम अपने देश में कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन भी हम अपने देश में ही करें, दूसरे देश से हम उन चीज़ों को अपनी कंट्री में इम्पोर्ट ना करें। सेल्फ सफिशिएंसी का यहाँ पर ये मतलब है। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो है हमारा शॉर्ट पीरियड गोल। शॉर्ट पीरियड के क्या गोल्स हैं, क्या उद्देश्य हैं हमारे? शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग अपॉन द करंट नीड ऑफ द इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ये कुछ इस प्रकार से हैं। इनके लिए सबसे पहला है ये, व्हेन फर्स्ट प्लान was initiated the country was battling serve shortage of food grain. Accordingly, the first plan focused on higher agriculture product as well as the principal objective. देखिए, सबसे पहले जब हमने अपनी कंट्री का फर्स्ट प्लान बनाया था, फर्स्ट प्लान पहली बार हमने इकोनॉमिक वृद्धि के लिए जब सबसे पहली प्लानिंग की थी हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। सो हमने जो फर्स्ट प्लान बनाया था, फर्स्ट जो हमने प्लान प्रिपेयर किया था, वो फोकस कर रहा था किस पर? हमारा हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर। ठीक। दूसरा, enthusiastic achievement of the first plan prompted the planner to shift the focus from agriculture to industry. Accordingly, increase in agriculture production was taken as the principal objective during the second plan. तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट प्लानिंग थी उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला था। ठीक है, जिसकी वजह से हमने जो फोकस था हमारा फर्स्ट ईयर प्लान का, उससे हमने उसको शिफ्ट कर दिया था। पहले हमारा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, अब हमने हमारा फोकस एग्रीकल्चर से हटाकर इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट कर लिया। अकॉर्डिंगली, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नाउ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड प्लान में जो हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। और फर्स्ट प्लान में हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। सो थर्ड प्लान emphasized the need of self-sufficiency in food grain production, while the fourth
plan focus on the price stability and fuller utilization of मैन पावर। तो इस प्रकार से हमारा जो थर्ड प्लान था वो हम सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, मतलब कि जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था उसमें हमें आत्मनिर्भरता हासिल करनी थी, मतलब अपने देश में ही फूड प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना था। ठीक है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। फोर्थ ईयर जो प्लान था उसमें क्या था कि हम प्राइस स्टेबिलिटी पर और जो हमारे पास मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना हमारा फोर्थ ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। बात करें हम फोर्थ पॉइंट के बारे में, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी was the principal objective of fifth and sixth plan, while seventh plan again stressed the need of greater employment opportunity। देखिए, जो फोर्थ ईयर प्लान था, जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये है कि पॉवर्टी को हटाना हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर के प्लान का। सेवेंथ ईयर का जो प्लान था वो अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने पर फोकस कर रहा था। फिफ्थ पॉइंट। एट्थ जो प्लान था हमारा, उसका ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, और यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए किसका, एजुकेशन का, मतलब जो एजुकेशन है वो हर व्यक्ति, हर बच्चे तक पहुंचाई जाए, हर नागरिक तक पहुंचाया जाए हमारे देश के। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, growth and price stability and environment sustainability were the principal objective of ninth plan। जो हमने नवी पंचवर्षीय जो योजना बनाई थी और जो फिफ्थ जो नाइन्थ हमारा ऑब्जेक्टिव था उसमें हमने प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सूटेबिलिटी, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। सेवेंथ पॉइंट, नाइन्थ प्लान में हमने फोकस किया था नीड फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कि रहने की, खाने की, पीने की, इन सारी चीज़ों की हमारे देश में जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना। एट्थ पॉइंट, पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, रिडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वर द फोकस एरियाज ऑफ 11th प्लान। 11th जो प्लान था उसमें हमने पॉवर्टी को कम करने के बारे में, जॉब क्रिएशन यानी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कराने के बारे में, ठीक है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, इन एरियाज पर हमने फोकस किया था 11th ईयर प्लान में। ओके, नाइन्थ पॉइंट, तो ट्वेल्थ जो प्लान था हमारा उसमें हमने सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ट्वेल्थ प्लान के बारे में हमने बताया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एक टेबल मेंशन है जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव दर्शाए हैं प्लान के। ठीक है, और पहले जो 12 प्लान थे हमारे, 12 जो प्लान थे इंडिया के, फर्स्ट 12 प्लान थे इंडिया के, उनके बारे में देखिए यहाँ पर इस टेबल में दर्शाया गया है। तो एक कॉलम यहाँ पर प्लान और पीरियड का है, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान और थर्ड प्लान देख सकते हैं आप, जिनकी डेट भी मेंशन है 1951 से 1956 तक, ये पहली पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद दूसरी देखिए 5 ईयर प्लान कितना है, 56 से लेकर 61 तक। फिर थर्ड देखिए, और इनमें देखिए इनका फोकस बताया गया है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए प्लान बनाया गया था। दूसरा जो था, तो फर्स्ट ईयर प्लान का दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू था जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम और वेल्थ। तो ये दो फोकस एरिया थे पहले 5 ईयर प्लान के। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराया गया। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। दूसरा, हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में हमने सोचा समझा और इस एरिया में हम आगे बढ़े। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिडक्शन इन इक्वालिटी, ठीक है, असमानताओं को हमने घटाया यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से कुछ पंचवर्षीय योजना है और इनके ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ ईयर जो प्लान है वो 1969 से 1974 के बीच में है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ग्रोथ बढ़ाई जाए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाए,
प्राइस स्टेबिलिटी लेके आए जाए हमारे देश में, तो ये ऑब्जेक्टिव थे हमारे फोर्थ प्लान के। फिफ्थ प्लान जो हमारा था वो 1974 से 1979 तक का था, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के बारे में बात की गई थी, ठीक है। और हमारी सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है पर्टिकुलरली, उसको भी एनफोर्स करने के लिए या एम्पावर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए। तो ये था हमारा फिफ्थ ईयर प्लान। सिक्स्थ ईयर प्लान आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी, जो कि 1980 से 1985 तक की अवधि तक चला था, जिसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे उस प्लान के। पॉवर्टी हटाओ, इनक्वालिटी हटाओ, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, यानी कि असेट्स को देश के बढ़ाया जाए, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। अगला जो प्लान था हमारा वो सेवेंथ ईयर प्लान था, जिसकी अवधि 1985 से 1990 तक के बीच में रही, ठीक है, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचा, ठीक है। अगला फॉर एग्जांपल इसमें सेकंड जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा फोकस किया गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक। अगला था हमारा एट्थ ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड फ्रॉम 1992 टू 1997 तक रहा, ठीक है, जिसमें हमने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर के बारे में बात की, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन किया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ किया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में हमने 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जिनकी एज 14 ईयर्स तक की होती हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर इंक्रीज़ कराई। प्लानिंग की हमने यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की स्टूडेंट्स के लिए। नाइन्थ जो प्लान था हमारा 1997 से लेकर 2002 तक का था, जिसमें एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया। और इन प्लान के बीच में आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लान थे, ठीक है, जैसे कि फिफ्थ ईयर प्लान देखिए आप, ये ख़त्म होता है 79 पर, ठीक है, 1979 पर। इसके बीच में जो एनुअल प्लान था वो देखिए कितना था यहाँ पर। एनुअल प्लान 3 साल के यहाँ पर प्लान रहे, एक साल के 79 से 80 तक, और फिर 80 के बाद फिर से पंचवर्षीय योजना आई, तो यानी 3 साल तक एक साल के फिर एनुअल प्लान रहे यहाँ पर 3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 1990 से 1992 तक 2 ईयर के एनुअल फिर प्लान रहे यहाँ पर 90। देखिए 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 7th 5 ईयर जो प्लान था वो 1990 में समाप्त हो गया था, एंड हो गया था, ठीक है। उसके बाद 90 से 1991 तक 1 साल, और 1991 से 1992 2 साल। तो इन दोनों साल में 2 एनुअल प्लान्स बनाए गए, उनको फॉलो किया गया। ये शॉर्ट टर्म प्लान हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर 1992 से 1997 तक ये आई आपकी 8th 5 ईयर प्लान, और उसके बाद 1997 से 2002 तक का ये आया 9th 5 ईयर प्लान, ओके। सो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 2002 के बाद से प्लान से, ठीक है। 1 अप्रैल 2002 से लेकर 2007 तक 10th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें हमने बात की, जिसमें हमने फोकस किया इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, इम्प्रूव द लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, उसने हेल्थ इम्प्रूव कराया, एजुकेशन इम्प्रूव कराया, कंजम्पशन का लेवल इम्प्रूव कराया, इक्वलिटी हमने यहाँ पर रिड्यूस की, ठीक है। तो ये 10 ईयर प्लान था, ठीक है ना। 10th हमारा 5 ईयर प्लान था। उसके बाद आया हमारा 11th 5 ईयर प्लान, जो 2007 से 2012 तक का था, ठीक है। इसमें हमने मल्टीपल टारगेट्स लिए थे, जो कि सिर्फ ग्रोथ पे कवर नहीं कर रहे थे, सिर्फ पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर भी ध्यान दिया गया, ठीक। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, स्ट्रेटेजी ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जनरेशन हाई क्वालिटी जॉब, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये 5 प्लान थे, 5 ऑब्जेक्टिव थे जो हमारे 11th 5 ईयर प्लान में दिए गए, ठीक। अगला था 12th प्लान। 12th 5 ईयर प्लान में हमने 2012 से 2017 तक फोकस किया, जिसमें हमने फास्टर
सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये थे हमारे आज तक कंट्री में आए हुए 12 5 ईयर प्लान जिन पर हमने फोकस किया था और जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाए गए थे, जिनके बारे में अब हम यहाँ पर बुक में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या क्वेरी भी मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।